नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए न्यूज ब्लास्ट में खबरों की शुरुआत करते हैं नीति आयोग की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। इस बैठक को लेकर ममता बनर्जी ने एक बड़ी बात कही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि विपक्ष ने इस बैठक से किनारा किया है, लेकिन उन्होंने नीति आयोग की इस बैठक को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अपनी आवाज को एक साझा मंच पर उठाया जाना चाहिए। मैं नीति आयोग को खत्म करने की मांग करूंगी। योजना आयोग को एक बार फिर से बहाल किया जाना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। हालांकि कई सारे मायने उनके इस बात के, क्योंकि 2014 में आप सभी को ज्ञात होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई, उसके बाद में नीति आयोग का गठन किया गया एक थिंक टैंक के तौर पर, जो भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से इस तरह की दूरदृष्टि का परिणाम था, सोच थी, जो ये बताती है कि किस तरह से राज्य और केंद्र के बीच समन्वय होना चाहिए विकसित अर्थव्यवस्था की दिशा में भी। नीति आयोग की बैठक जारी है। INDIA के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में पहुंची। इस बैठक में अंदर अभी मौजूद है, लेकिन उनका कहना यह है कि विपक्ष अपनी आवाज उठाने के लिए मंच ढूंढता है। नीति आयोग की बैठक एक साबित मंच हो सकता था, जिसमें अपनी आवाज को एक साझा मंच पर उठाया जाना चाहिए, और अपनी इसी आवाज को उठाने के लिए वो पहुंची है। नीति आयोग 2014 में अस्तित्व में आया, उससे पहले योजना आयोग था। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से नीति आयोग को खत्म करने की मांग करूंगी और नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग को बहाल किया जाए। इसको लेकर के विचार के लिए भी कहूंगी। तमाम सारी बातें अंदर जारी रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर के 8 विकास से जुड़े हुए पॉइंट्स पर नीति आयोग की बैठक अभी भी जारी है। तो वहीं रूस यूक्रेन वॉर के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। रूस यूक्रेन वॉर के बीच यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कीव की बात सामने आई है, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने पर जोर दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी का अगस्त के अंतिम हफ्ते में यूक्रेन दौरा संभावित है, और ऐसे में 9 जुलाई को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी जब मुलाकात उन्होंने की, तो फिर द्विपक्षीय चर्चा के साथ इस चीज पर भी जोर दिया था कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं हो सकता। युद्ध आने वाले पीढ़ी के लिए भी इतिहास में सिर्फ और सिर्फ यही लिखकर जाएगा कि किस तरह से एक इंसान ने दूसरे इंसान को खत्म किया, और ये किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि इतने लंबे समय तक, सालों तक युद्ध चलता रहे। इतना कॉन्फ्लिक्ट भी आने वाले समय में विश्व पटल पर स्थितियां खराब करेगा। लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के बीच ये बड़ी खबर अब सामने आई। संक्षेप करने की बात जब हम कहते हैं और भारत के विकसित होने की बात हम कहते हैं, भारत के लगातार बढ़ते हुए कद की जब हम बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं और उन्हें कहते हैं वर्ल्ड लीडर, हम उन्हें कहते हैं विश्व पटल पर एक इम्पैक्ट साबित करने वाला, और ये जो विषय है रूस यूक्रेन युद्ध का, यहाँ पर उनकी मध्यस्थता के जरिए काफी हद तक, क्योंकि कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, पुतिन से 9 जुलाई को मुलाकात कर चुके हैं। देखने वाली बात ये होगी कि मुलाकात के बाद अपनी बातों को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध के लिहाज से, और उसके बाद क्या इसके परिणाम नजर आएंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल करगिल दिवस पर शहीदों को नमन किया था, वो तस्वीरें आपने देखी, और साथ ही सीएम ने राजस्थान में अग्निवीरों को अब तोहफा दे दिया है। करगिल विजय दिवस का 25वीं वर्षगांठ के मौके पर कल उन्होंने अग्निवीरों को अब तोहफा दिया है, जिसमें राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक भर्ती में आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को इन भर्ती में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। हालांकि केंद्र के स्तर पर इस चीज का ऐलान किया गया और फिर अलग अलग राज्यों ने इस फीस को अपनाया खुली बाहों के साथ। राजस्थान भी उन राज्यों में अब शामिल हो गया है जो अग्निवीरों के लिए आने वाले समय में, क्योंकि कई तरह की संभावनाएं, कई तरह के संशय अग्निवीरों के जहन में होते हैं कि जब नौकरी की सीमा, समय सीमा जब उसकी मद खत्म हो जाएगी, उसके बाद आगे किस तरह का भविष्य होगा। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये तोहफा देते हुए स्पष्ट कर दिया कि अग्निवीर अगर राजस्थान पुलिस में जाना चाहें, जेल प्रहरी बनना चाहें, वन रक्षक भर्ती के लिए जाना चाहें, तो आरक्षण अग्निवीर होने के नाते उन्हें मिलेगा। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की। मदन राठौड़ 4 अगस्त को ग्रहण कर सकते हैं पदभार अपना। आपको बताएं कि राजस्थान भाजपा के नए अध्यक्ष पद पर पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। 4 अगस्त रविवार का दिन है और इसी दिन संसद और विधानसभा दोनों का अवकाश होता है, क्योंकि राज्यसभा में वो सांसद हैं, और ऐसे में अवकाश वाले दिन ये जानकारी ज्यादा प्रबल संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। पदभार ग्रहण के अवसर पर 4 तारीख फाइनल हो सकती है। हालांकि अब तक इस पर
पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन 4 अगस्त को इसी लिहाज से अप्रोप्रिएट समझा जा रहा है क्योंकि उस दिन संसद और विधानसभा दोनों का अवकाश होता है। रविवार का दिन है। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मदन राठौड़ के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगी। नए प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल होंगे। विजय राहटकर जो सह प्रभारी हैं वो रहेंगे। इनके अलावा मंत्री होंगे, विधायक होंगे, पार्टी के पदाधिकारी होंगे। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष होंगे सीपी जोशी। अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहेगी। मदन राठौड़ जो कि भाजपा के अब नए प्रदेशाध्यक्ष हैं। 4 अगस्त को ये संभावनाएं हैं कि शपथ ग्रहण समारोह उनका उस दिन हो सकता है। पदभार वो ग्रहण कर सकते हैं 4 अगस्त को। चलिए बात करते हैं नीट यूजी पेपर लीक प्रकरण में। तो लगातार रोज परत दर परत खुलासे इस चीज के हो रहे हैं। नीट पेपर लीक प्रकरण में अब 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं क्योंकि लगातार जांच जारी है। सीबीआई ने धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग इलाके से 2 युवकों को हिरासत में लिया है। कार चालक पवन कुमार सहित एक अन्य संदिग्ध को हिरासत में लिया और इन्हीं 2 युवकों की निशानदेही पर बाजबांध तालाब में सर्च एक बार फिर से किया गया। ऐसे में पटना सीबीआई टीम ने गोताखोर की सहायता से तालाब से एक बोरा भी बाहर निकाला। ये बोरा तालाब से बाहर निकाला गया क्योंकि इस चीज को लेकर के वहां पर सर्च चल रहा था। इस तालाब से निकले बोरे में 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल सहित अन्य सामग्री को सबूत नष्ट करने के तौर पर वहां पर फेंक दिया गया था। लेकिन जब इन दोनों युवकों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उनकी निशानदेही पर सर्च इस तालाब में किया गया तो चौंकाने वाली चीजें इस कट्टे से, इस बोरे से बाहर निकली। पेपर लीक के प्रकरण में पटना सीबीआई टीम की कई स्थानों पर अभी भी छापेमारी जारी है। उम्मीद करते हैं कि पटाक्षेप जल्द इस नीट यूजी पेपर लीक मामले पर हो पाए। कमला हैरिस लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव। कमला हैरिस ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर कमला हैरिस ने अपनी उम्मीदवारी को घोषित किया है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप जबकि डेमोक्रेट्स की ओर से कमला हैरिस मैदान में है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने होंगे। काफी इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी। ऐसे में कमला हैरिस ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि आज मैंने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आगे अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मैं हर एक वोट को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और नवंबर में हमारा जन संचालित अभियान जीत दर्ज करेगा। चलिए बात कर लेते हैं बारिश की। एमपी के पश्चिमी हिस्सों में बारिश का असर राजस्थान के बांधों पर नजर आ रहा है। राजस्थान में बांधों का जलस्तर बढ़ने के साथ गेट खुलने शुरू हो गए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना नया लो प्रेशर सिस्टम और उसके प्रभाव से 4-5 दिन राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में लगातार बारिश होती रहेगी। काली सिंध बांध का जलस्तर बढ़कर सामने आया है। एक गेट को खोलकर 819 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। तो वहीं टोंक के बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने से बांध में फायदा पहुंचा है, पानी की आवक हुई है। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के बांधों में पानी की आवक लगातार जारी रहेगी क्योंकि अभी जितनी बारिश होगी, अभी जितने बांध लबालब हो जाएंगे, इसका फायदा हो सकता है कि अगली गर्मियों में आपको बिजली कटौती कम होने के साथ, बिजली सप्लाई अधिक होने के साथ और अच्छी बारिश का फायदा किसानों को तो होता ही है, तो खेती के लिहाज से भी उम्मीद सभी ये कर रहे हैं कि झमाझम बारिश होने की आफत वाली नहीं, राहत वाली। मौसम विभाग का अंदेशा है कि राजस्थान के 31 जिलों में आज तेज बारिश हो सकती है और इनमें से 3 जिले तो ऐसे हैं जहां भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग आज जारी कर चुका है। राजस्थान के 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में जो एक नया लो प्रेशर सिस्टम बना है उसके प्रभाव से 4 से 5 दिन राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में लगातार बारिश होती रहेगी। प्रदेश में कल चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर में अच्छी बारिश हुई। 24 घंटों की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश चित्तौड़गढ़ के भदेसर में 70 mm बरसात दर्ज की गई और इसी तरह से आज का भी अलर्ट है। उम्मीद करते हैं क्योंकि मानसून की इस बार के लिहाज से राजस्थान अब तक बारिश का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब राजस्थान में बारिश ने एक बार फिर से अपने ट्रैक को पकड़ा है। उम्मीद है कि इस बार राजस्थान की बारिश कम से कम उन रिकॉर्ड को तो बनाए रखेगी जो रिकॉर्ड पिछली बार की बारिश के रहे। पिछली बार बिपरजॉय था, पिछली बार वो आपदा का स्तर था, लेकिन इस बार बारिश अब भी आगे बढ़ रही है और अब आने वाले दिनों तक जब तक मानसून रहेगा तब तक राजस्थान को बारिश से कई सारी उम्मीदें हैं। पेरिस ओलंपिक का आगाज हो गया है। आपको बताएं कि भारतीय समय अनुसार देर रात को इसका आगाज हुआ।
सी नदी के किनारे उद्घाटन समारोह रखा गया। बेहद शानदार और लैविश फॉर्म में उद्घाटन समारोह की तस्वीरें आपने देखी। देर रात भारतीय समय के अनुसार ये समारोह जो है वो शुरू हुआ। इसमें 206 देशों के 10,500 खिलाड़ी अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। और ओलंपिक किसका सपना नहीं होता, हर देश की शान होती है। ओलंपिक मेडल ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो भारतीय दल भी 117 खिलाड़ियों का है जो पेरिस ओलंपिक में शामिल हो रहा है। इन सभी 117 खिलाड़ियों को पूरे देश की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल के 117 खिलाड़ियों उनकी टीम के मेंबर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर एथलीट भारत का गौरव है। खिलाड़ी असाधारण खेल से, अपने आप के प्रदर्शन से पूरे विश्व को प्रेरित है। तो चलिए बात करते हैं भारतीय टी20 क्रिकेट के न्यू एरा के बारे में। रोहित विराट के संन्यास के बाद नए कप्तान और नए कोच की नियुक्ति। अब नए कप्तान कौन है? सूर्य कुमार यादव, जिनका इस बार मैच जीतने में जिस तरह का योगदान रहा। जो एक कैच सूर्य कुमार ने पकड़ा, वो कैच नहीं बल्कि उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को पकड़ा। टी20 वर्ल्ड कप के स्टार सूर्य कुमार यादव नए कप्तान होंगे। तो वहीं श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज है वो आज शाम 7 बजे से मुकाबले के तौर पर शुरू हो जाएगी। नए कोच गौतम गंभीर भी अपने स्टाफ के साथ शुरू करेंगे नई पारी। गौतम गंभीर भी आज अपने एक नए अंदाज में नजर आएंगे। आज बतौर कोच, बतौर इंस्ट्रक्टर हम उन्हें देखेंगे, गुर सिखाते हुए देखेंगे टीम इंडिया के खिलाड़ियों को। कई युवा प्लेयर्स को 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले की तैयार करने की जिम्मेदारी भी है, जिसमें शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, रिंकू सिंह है, शिवम है, रियान पराग टीम में जगह अपनी पक्की करना चाहते हैं। और अगर ये जगह पक्की करनी है तो आज के मैच में सीरीज में उन्हें बेहतर से बेहतर अपना सर्वश्रेष्ठ फॉर्म दिखाना होगा, परफॉर्म करना होगा। श्रीलंका के नए कप्तान चरित असलांका पर भी टीम को तैयार करने की जिम्मेदारी है, यानी कि दोनों ही जो टीम्स हैं इन पर नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाकर उन छिपे हुए सितारों को भी खोजने की तैयारी है जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम के उजले हुए सितारे होकर नजर आए। लेकिन आज शाम 7 बजे से इस मुकाबले की शुरुआत, जिसमें भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार। चलिए बात करते हैं विजय माल्या पर। विजय माल्या पर SCBI ने लगाया है 3 साल का बैन। भारतीय मार्केट में विजय माल्या 3 साल के लिए अब बैन हो गए हैं। जी हां, 3 साल तक शेयर मार्केट में माल्या के लेन देन पर पाबंदी पूरी तरह से लगा दी गई है। और ऐसे में विजय माल्या की किसी भी सिक्योरिटीज फ्री की होल्डिंग फ्रीज रहेगी। 2016 में देश छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था विजय माल्या, और माल्या पर चल रही फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के कई केसेस, और तब से अब तक खुले तौर पर कभी भारत वापस नहीं आया। 5 जनवरी 2019 को अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसके बाद अब 3 साल का SCBI ने उन पर भारत में बैन लगाया है। डॉक्टर शालिनी रजनीश होंगी कर्नाटक की नई मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के रूप में अपने पति डॉक्टर रजनीश गोयल की जगह लेंगी शालिनी। कर्नाटक कैडर की 1989 बैच के IAS ऑफिसर है डॉक्टर शालिनी रजनीश। अभी अतिरिक्त मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त के पद पर वो कार्यरत है। ऐसे में कर्नाटक के इतिहास में अपने पति के स्थान पर CS बनने वाली वो तीसरी नौकरशाह है। इससे पहले मालती दास टेरेसा भट्टाचार्य CS के रूप में अपने पति के स्थान को ले चुकी हैं, और डॉक्टर शालिनी रजनीश अब वो तीसरी मुख्य सचिव होंगी जो कार्यभार ग्रहण करेंगी। बात करते हैं सांगानेर रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट की, जिस पर ग्रहण लगा हुआ नजर आ रहा है। बीसलपुर पाइपलाइन की वजह से प्रोजेक्ट अटका हुआ है। PHED ने पाइपलाइन शिफ्ट करने से इनकार कर दिया है, और ऐसे में अब ये फिलहाल एक क्वेश्चन मार्क ही इसके आगे के भविष्य पर नजर आ रहा है। ऐसे में अब रेलवे फिर से तैयार करेगा एक नया प्लान, और तब तक जब तक ये प्लान तैयार नहीं होता स्टेशन का पुनर्विकास नहीं हो पाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये पुनर्विकास होना था, लेकिन अब तक ये पुनर्विकास नहीं हो पाया और अभी इसमें और देरी की संभावना है।